हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लगातार चल रहे हैं और आज 27 दिसंबर तक पूरे 24 शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो जिनका पेपर 28, 29 और 30 दिसंबर को होने वाले हैं, आज के इस पूरे 100 क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आज का ये क्लास हर शिफ्ट का प्रश्न होने वाला है। जिस हिसाब से हर शिफ्ट में जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सेम पैटर्न पे आज की इस क्लास में आपके आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, इस टाइम आप देख रहे होंगे जो तीसरे फेज का एग्जाम स्टार्ट हुआ है, यानी कल 26 दिसंबर से जो तीसरे फेज का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो कल जिस तरह से तीनों शिफ्टों में सवाल पूछे गए और आज के 27 दिसंबर के तीनों शिफ्टों में सवाल पूछे गए, तो आज के और कल के मिला के यानी 6 शिफ्टों में पूरे वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, जो सब कह रहे हैं कि आपका फील्डिंग सेट है। आपके आने वाले शिफ्टों में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इससे पहले जो आपका 18 दिसंबर से लेकर 21 तक पेपर हुआ था, उसके बाद 22 से लेकर 24 तक पेपर हुआ था, तो उनके शिफ्टों में डिफिकल्ट सवाल आए थे। जो कल से पेपर स्टार्ट हुआ है तीसरे फेज का, उसमें तो और भी आसान सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने पूरे पेपर का हल दे दिया। आप जो प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बनाया, यदि आप उस प्लेलिस्ट को देख करके चले जाते हैं तो आपका लगभग 100 पूरा क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चन हमने करा रखा है। तो आज का भी जो पेपर होगा बिल्कुल लेवल इजी के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसलिए आज का ये क्लास अपने शिफ्ट से पहले जरूर चेक करिएगा और सवाल का लेवल भी चेक करिए, किस हिसाब से क्वेश्चन आपके पेपर में बन रहे हैं। ओके। और आप लोग की अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाते रहेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने हॉकी में कोई भी ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीता? किस वर्ष में भारत ने हॉकी में कोई भी ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो 1960 के। तो पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। निम्नलिखित में से कौन कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के एक समूह गरम दल का नेता था? इनमें से कौन कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के एक समूह गरम दल का नेता था? बिपिन चंद्र पाल थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। वह संगीतकार जिसको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो कौन थे? वह संगीतकार जिसको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो भूपेन हजारिका को दिया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का कार्यकाल कितने साल का होता है? बताइए, सीएजी का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो पूरे 6 साल का होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रायोगिक आधार पर सूक्ष्म वित्त आंदोलन औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रायोगिक आधार पर सूक्ष्म वित्त आंदोलन औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1992 से शुरू किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। स्पीकर की संस्था और भारतीय संविधान में उनकी भूमिका किस संविधान से ली गई है? स्पीकर की संस्था और भारतीय संविधान में उनकी भूमिका किस संविधान से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल कटाई के अवसर पर जवारा नृत्य किया जाता है? किस राज्य में फसल कटाई के अवसर पर जवारा नृत्य किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तो साथियों, आप सभी लोग लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जो क्रैकी पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आपको देखिए पूरे जीके, जीएस और करंट अफेयर के मिलाकर पूरे 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी पीडीएफ का इस टाइम बोलबाला है। यदि आप अपने एग्जाम में बैठने से पहले इस पीडीएफ को एक नज़र देख लेते हैं, तो समझिए जीके, जीएस और करंट अफेयर के जो पूरे 50 क्वेश्चन आए, इसी पीडीएफ में आपको बहुत अच्छी तरीके से के क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्लस रीजनिंग के जो पूरे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा। यानी ये पीडीएफ पूरी 75 नंबर का होने वाला है। तो ये पीडीएफ मात्र 50 रुपीज़ का होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट का तैयारी हो चुका है, उनको लग रहा है कि हमारे तैयारी में कुछ कमी है, या जिनकी कुछ भी नहीं तैयारी है, तो इस पीडीएफ को एक बार जरूर देखकर ही अपने पेपर में बैठ जाइए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ मात्र 50 रुपीज़ का, तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और ये पीडीएफ अपने पास मंगा लेना है। ओके, जरूर से पहले अपने पेपर से पहले इस पीडीएफ को पढ़िएगा एक बार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन भारत में भूदान आंदोलन के संस्थापक थे?
बताइए, भारत में भूदान यज्ञ भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित का उल्लेख है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो ये अनुच्छेद 37 में वर्णन है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से किसने मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्राओं और अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी? बताइए, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और एक बात की, जो डेली क्लास अपलोड हो रही है, यदि आप सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है, तो यदि इसका मतलब कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लगातार जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस का पेपर चल रहा है उसी के हिसाब से आपके लिए शाम में 7 बजे पूरे पेपर का हल दे रहे हैं। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे, ठीक है। यशोधरा डालमिया किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका है? यशोधरा डालमिया किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका है? द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वर्लिस की। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की मांग की? बताइए, किस संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की मांग की थी? तो याद रखिएगा, आर्य समाज ने मांग की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? बीगा बेगम के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हुआ कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें? बताइए, किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 51A के तहत करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने करवाया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य में काठ तथा दाह कृषि को दहिया के नाम से जाना जाता है? बताइए, किस राज्य में काठ तथा दाह कृषि को दहिया के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो 1968 में लिया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। पाटलिदुन भारत के किस भू आकृतिक विभाजन से संबंधित है? पाटलिदुन भारत के किस भू आकृतिक विभाजन से संबंधित है? तो हिमालय पर्वत से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। जीवाश्मों से प्राप्त ईंधन केवल किस प्रकार की शैलों से संरक्षित होते हैं? जीवाश्मों से प्राप्त ईंधन केवल किस प्रकार की शैलों से संरक्षित है? तो अवसादी शैलों से संरक्षित होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था? तो कतर देश ने किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर
24। शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध शैली मणिपुरी रास लीला किसके द्वारा बनाई गई है? बताइए, शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध शैली मणिपुरी रास लीला किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये महाराजा भाग्य चंद्र द्वारा बनाई गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, निम्नलिखित में से किस नृत्य श्रेणी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए नहीं चुना जाता है? इनमें से किस नृत्य श्रेणी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए नहीं चुना जाता है? तो विलासिनी नाट्यम को नहीं चुना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। कथक को चुना जाता है, कुचिपुड़ी को भी, मणिपुरी को, लेकिन विलासिनी नाट्यम को नहीं चुना जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने का विचार किस देश से प्रेरित था? भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने का विचार किस देश से प्रेरित था? तो फ्रांस देश से प्रेरित था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए और हल करिए इसे। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो इनमें से क्या भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो एकल नागरिकता, जो कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में लू की परिघटना देखी जा सकती है? तो साथियों, किस राज्य में लू की परिघटना देखी जा सकती है? तो राजस्थान राज्य में देखी जा सकती है लू की परिघटना। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, उपन्यास थॉमस किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए, हमने आपको गोदान नहीं करवाया था जो आज के पहले शिफ्ट में पूछा गया था, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। बताइए, आपको वैसे नहीं कराया जाएगा तो क्या आपको नहीं याद होगा? आज के पहले शिफ्ट में गोदान का पूछा था, ठीक है। तो बताइए थॉमस किसके द्वारा लिखा गया था? तो भीष्म सानिक द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन नहीं आता है? इनमें से भारतीय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे राष्ट्रपति आते हैं, मंत्री परिषद भी आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये नहीं आते भाई भारतीय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, भारत को शूटिंग स्पर्धा में अपना पहला ओलंपिक पदक किस ओलंपिक खेल में प्राप्त हुआ था? भारत को शूटिंग स्पर्धा में अपना पहला ओलंपिक पदक किस ओलंपिक खेल में प्राप्त हुआ था? तो एथेंस 2004 में मिला था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अधिनियम के प्रवर्तन के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रवर्तन के साथ अपनी सभी शक्तियों को बिल्कुल खो दिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 को हल करिए, कश्मीर के राजाओं का एक जीवंत विवरण राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा किस भाषा में रचा गया था? कश्मीर के राजाओं का एक जीवंत विवरण राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा किस भाषा में रचा गया? तो ये संस्कृत भाषा में रचा गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 34 को, गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो फुगड़ी नृत्य किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा कब शुरू हुई थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा शुरू किया गया था 12 मार्च 2021 को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिएगा 36 को, ललिता जी राव निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? ललिता जी राव ये किस घराने से बिलोंग करती थी? तो आगरा घराने से। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक माई लाइफ माई म्यूजिक है? बताइए, किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक माई लाइफ माई म्यूजिक है? तो भाई रविशंकर की है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायान अपने घर चीन की वापस यात्रा कहाँ से शुरू की थी? चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायान अपने घर यानी चीन की वापस यात्रा कहाँ से शुरू किया था? तो ये शुरू किया था बंगाल से। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39, तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है।
ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? बताएंगे। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो साथियों, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख अरामाइक और किन लिपियों में लिखे गए हैं? अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख अरामाइक और ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। पद्म पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह ध्रुवे निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? बताइए। जो पद्म पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह ध्रुवे हैं, ये किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? तो बैगा नृत्य से जुड़े हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को। कौन सा प्रसिद्ध शासक द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा प्रसिद्ध शासक द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो कनिष्क जाना जाता था द्वितीय अशोक के नाम से। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। मैग्नोलिया और लॉरेज के पेड़ भारत में किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? बताइए। मैग्नोलिया और लॉरेज के पेड़ भारत में किस प्रकार के वन में पाए जाते होंगे? तो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं ये दोनों पेड़। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितने प्रतिशत की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। पहली पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार आरंभ किया था? लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार आरंभ किया था? तो भाई कारखाना अधिनियम शुरू किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 को। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर कितनी थी? तो 5.2% थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को आप जरूर पूरा देखिएगा, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी पूरे कांस्टेबल तक चलने वाला है। जब तक कि आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक की क्लास चलेगी। जिस हिसाब से आपका 3 शिफ्ट का पेपर होगा, उसी के सेम हिसाब से सारे टॉपिक के अनुसार आपको आने वाले शिफ्ट के लिए हम क्लास में क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो इसलिए नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रखेंगे। ओके, पुरी की रथ यात्रा का उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता की पवित्र यात्रा के रूप में मनाया जाता है? पुरी की रथ यात्रा का उत्सव किस हिंदू देवता की पवित्र यात्रा के रूप में मनाया जाता है? तो भगवान जगन्नाथ के। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। राजस्व खातों यानी रेवेन्यू अकाउंट में किससे संबंधित मद शामिल होते हैं? राजस्व खातों में किससे संबंधित मद शामिल होते हैं? तो दिए गए आपके अगले वित्त वर्ष से संबंधित, पिछले वित्तीय वर्ष से, चालू वित्तीय वर्ष, यानी डी ऑप्शन। दिए गए सभी विकल्पों से संबंधित है मद शामिल होते हैं राजस्व खातों में यानी रेवेन्यू अकाउंट में। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के लेखक हैं? बताइए। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन ए
बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। एक फुटबॉल मैच में पिच की लंबाई और 120 मीटर की बीच होनी चाहिए, यानी एक फुटबॉल मैच की जो पिच की लंबाई होती है कितने से लेकर 120 मीटर की बीच होनी चाहिए? तो 90 मीटर और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। नरौरा ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी नरौरा जो है ये किस टाइप का ऊर्जा संयंत्र है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग किस खेल में किया जाता है? वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो फुटबॉल खेल में किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 58। भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार को दिया जाता है? सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार को दिया जाता है? तो पंडित रामनारायण नारायण को दिया जाता है। ओके, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में दिया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को हल करिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है? तो भाग 11 में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए, कल आप सभी से सवाल पूछता है सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कौन सा? तो जामनगर वाला है सबसे बड़ा। ध्यान रखिएगा भाई, ये तो आर्मी के पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो बताइए, मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। हम लोग तो तैयारी भाई कर रहे थे दिल्ली पुलिस के सभी क्वेश्चनों को देखकर, लेकिन वो तो पूछने में बहुत हल्के लेवल के सवाल पूछ दे रहे हैं। मई 1982 में हुए आम चुनाव में पहली बार किस राज्य में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? बताइए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 1982 में हुए आम चुनाव में पहली बार किस राज्य में इस्तेमाल किया गया था? तो सबसे पहली बार केरल में इस्तेमाल किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 को हल करिए। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से जुड़े हैं? तो कुचिपुड़ी से जुड़े हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 65। सांची स्तूप को जनरल हेनरी टेलर द्वारा किस वर्ष में पुनः खोजा गया था? सांची स्तूप को जनरल हेनरी टेलर द्वारा किस वर्ष में पुनः खोजा गया था? तो 1818 में, 1818 में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 66 को। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए थे? पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए थे? तो सबसे पहली बार उड़ीसा में किया गया था। इस बार राजस्थान में किया गया था 2025 का। ठीक है, चंडीगढ़ ने सबसे अधिक 42 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, एम बाल मुरली कृष्ण को 1991 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? एम बाल मुरली कृष्ण को 1991 में किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो कर्नाटक संगीत के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, 68 को। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69। भारत की पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है भारत की पैठन जल विद्युत परियोजना? तो स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, 70 नंबर को। 297 ईसा पूर्व में कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था? 297 ईसा पूर्व में कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था? तो बिंदुसार बना था। डी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के प्रावधान के साथ किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 72 को। तीजन बाई निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हैं? तीजन बाई किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो ये पंडवानी से जुड़ी हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए 73 को। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता बंदरगाह को। ऑप्शन है राइट आंसर है, और ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74। दो जलाशयों के बीच जहाज महल नामक एक सुंदर 2 मंजिला शिप पैलेस किसने बनवाया था? दो जलाशयों के बीच जहाज महल नामक एक सुंदर 2 मंजिला शिप पैलेस किसने बनवाया था? तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था शिप पैलेस को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 75 को। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा किसी भी समय बालिका के कितने समय प्राप्त करने से पहले खोजा जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, 10 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले खोजा जा सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को सॉल्व करिए 77 को। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 को हल करिए। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो 7 सहेलियों का मंदिर के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। राज्य विधानमंडल में किस सदन को निचला सदन माना जाता है? राज्य विधानमंडल में किस सदन को निचला सदन माना जाता है? तो विधानसभा को माना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ऊपरी तो राज्यसभा को माना जाता है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी किस नदी बेसिन में स्थित है? तो ये कावेरी पर स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 81। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम का उदाहरण है? भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम का उदाहरण है? तो भाई उला झील है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर? तापी नदी पर किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 83। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 84 को। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो उदय शंकर को माना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। बिलासिनी नाट्यम और बीराना नाट्यम किस नृत्य के नृत्य है ये? यानी किस राज्य के नृत्य है ये? बिलासिनी नाट्यम और बीराना नाट्यम किस राज्य के नृत्य हैं ये? तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो भाई बंध नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हमने जब से पेपर स्टार्ट हुआ तब से आपको कहा है कि आपको सभी स्टेट के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर याद कर लेना। हर शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं और हर शिफ्ट में आ भी रहे हैं। ये आप सभी की बहुत बड़ी गलती होगी, आप नहीं याद करोगे तो बताइए वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? भजनलाल शर्मा CM है और आपके हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो कि गवर्नर हैं। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक
किसने जीता? स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता था, ठीक है। और राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था, 5वां संस्करण खेला गया था और राजस्थान के 7 शहरों में ये इसका मतलब गेम हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर क्या रखा गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर की बात करेंगे तो खम्मा और घड़ी रखा गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। डेविस कप 2025 के खिताब किसने जीता? डेविस कप 2025 के खिताब इटली देश ने जीत लिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए, गोवा में आयोजित फीडे विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? गोवा में आयोजित फीडे विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जाओखीर सिंदा रो बने हैं, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 92। टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर था? बताइए, टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर था? भाई 6वें स्थान पर था भारत। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति संबंधित ये पुस्तक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 94 को। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के समय दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत ईमेल क्लाइंट है? तो साथियों, जिनका कंप्यूटर तैयार नहीं है वो केवल 2022 का 2023 का 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट का देख लेंगे तो उनका पूरा कंप्यूटर तैयार हो जाए, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन कंप्यूटर के आ रहे हैं। देखिए हम किस तरह का सॉल्व करेंगे, सेम आपको उसी तरह क्वेश्चन तैयार करना है। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत ईमेल क्लाइंट है ये तो आपको बताना चाहिए, तो आउटलुक के। ओके, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 97 को। केवल MS एक्सेल, ईमेल, MS वर्ड पढ़ लेना है आपको, 3 ये टॉपिक पढ़ना है। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन दिया है? तो बस आप ओपन देखिए किससे होता है, Ctrl+O दबाएंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। तो सवाल पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा जहां अपना स्प्रेडशीट फाइल के लोकेशन को नेविगेट कर सकते हैं और इसे ओपन कर सकते हैं। तो ओपन हम किससे करेंगे? Ctrl+O से करेंगे। ओ का मतलब ओपन यहाँ पे, ठीक है। 98 देखिए, MS वर्ड 365 में एक मानक डॉक्यूमेंट के साथ नाम और एड्रेस किस प्रकार जोड़ सकते हैं? बताइए, कंप्यूटर के सवाल बेसिक भाई मेल मर्ज द्वारा कर सकते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। जब कंप्यूटर के सवाल आप सॉल्व करिए, थोड़ा सा सवाल को ध्यान से पढ़े, ऑप्शन को ध्यान से पढ़े, लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, उसके हिसाब से आप अपना आंसर बिल्कुल अच्छे से दे सकेंगे, कोई गलत नहीं होगा। MS एक्सेल 365 में कॉलम और रो 26 के बीच प्रतिच्छेदन का सेल एड्रेस क्या होगा? MS एक्सेल 365 में कॉलम और रो 26 के बीच प्रतिच्छेदन का सेल एड्रेस कितना होगा? तो L26 होगा भाई, याद है, पहले 26 नहीं होगा, बाद में 26, L के बाद होगा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। 100 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका उपयोग तब किया जाता है जब प्रेषक नहीं चाहता है कि एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को पता चले कि संदेश किसी और को कॉपी किया गया था? तो इसका इस्तेमाल BCC के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ये पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे आपके पेपर में सवाल अभी तक आ रहे हैं सेम उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन को यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो यहाँ से आपका एक ही काम होगा कि 100 क्वेश्चन को तैयार करना है और रिवीजन करना है। और जितने अभी तक आपने पढ़ा, यदि आपके पास कोई बुक है तो बेसिक पूरा कीजिए भाई। हिस्ट्री चाहे आप पॉलिटी चाहे इकोनॉमिक्स, कहीं भी आपका बेसिक क्लियर तो उसको कंप्लीट करिए। बेसिक करके ये अच्छा स्कोर करके आ पाएंगे पेपर में, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफिकल्ट सॉल्व बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। आप लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ें लेकिन पेपर में इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो लगातार क्लास से आ रही बहुत अच्छी तरीके से। और जिनका एग्जाम कल सुबह कल होने वाला पेपर, तो कल सुबह 8 बजे क्लास देंगे, उसको जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट,
धन्यवाद।